तो मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट पोर्शन का माइंड मैप अपन देखने जा रहे हैं। न्यूक्लियाई की बात करें कि एटम के सेंट्रल पोर्शन को न्यूक्लियस बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी माइनस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी। बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे ना बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे ना घटने लगती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक नए माइंड मैप में। जी हां, तो मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट पोर्शन का माइंड मैप अपन देखने जा रहे हैं। न्यूक्लियाई की बात करें तो ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। जी हां, मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, है ना, जैसा कि अपन ने लास्ट दो माइंड मैप में भी देखा। ठीक है, तो यार न्यूक्लियाई को पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2024 और 2023 दोनों में ही न्यूक्लियाई से एक एक सवाल आया है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, आ जाइए। तो अगर हम न्यूक्लियर कंपोजिशन की बात करें तो अब आप में से हर एक बच्चा, हर एक बच्ची जानते होंगे कि न्यूक्लियस क्या है। एटम अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एटॉमिक मॉडल देखा था ना, कि एटम के सेंट्रल पोर्शन को न्यूक्लियस बोलते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना, आपको पता होगा। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको केमिस्ट्री में पढ़ा हमने, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। सही बात है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया सोडियम 2311, तो मास नंबर क्या होता है? ए। जैसे सबको पता है कि अगर मैं बात करूं एक्स ए जेड की, तो यार ये हो जाएगा मास नंबर, ये होने वाला है अपने पास मास नंबर, और ये होने वाला है बच्चों अपने पास एटॉमिक नंबर। सही बात है, ये सर, ये होने वाला है अपने पास एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 23 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 11 हो गया। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 11 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं? ए माइनस जेड, ये सबको पता है। यस सर, ए माइनस जेड क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन्स होता है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 23 माइनस 11 यानी 12। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उसे अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। न्यूक्लियर रेडियस, अच्छा वो भी मैंने आपको बता दिया था कि एटम के मुकाबले न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। रियल लाइफ कंपैरिजन, कि क्रिकेट का ग्राउंड हो गया अगर एटम स्टेडियम, एटम तो पिच के ऊपर रखी हुई एक गेंद कैसी काम करेगी? जैसे एज इफ इट इज अ न्यूक्लियस। मतलब साइज कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया था। न्यूक्लियर रेडियस यानी न्यूक्लियस की रेडियस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ए हो गया आपके पास मास नंबर, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। न्यूक्लियर रेडियस इज आर नॉट ए की पावर 1/3। ए हो गया मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। आर नॉट कितना हो गया? 1.2 फेम्टोमीटर। सबको पता है कि 1 फेम्टोमीटर क्या होता है, मालूम है ना बेटा? 10 की पावर -15, है ना। फेम्टोमीटर यानी 10 की पावर -15 मीटर। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या हो गया सर? 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अब आर का आप क्यूब करोगे तो ए की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा? ए। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मैं, है ना, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ए के। अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाऊं तो कैसा कुछ आएगा? जल्दी बताओ। वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर के बीच, वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। यस सर। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप वो करोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास मतलब मास नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया ए। डेंसिटी क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। मास हो गया मास नंबर, और वॉल्यूम भी किसके प्रोपोर्शनल है? तो ए से कट जाएगा तो डेंसिटी कांस्टेंट आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इट इज सेम फॉर ऑल एटम्स। लगभग लगभग जो डेंसिटी है 2.3 इंटू 10 की पावर 17, मतलब किस ऑर्डर की है? बहुत ज्यादा है। 10 की पावर 17 किस ऑर्डर की? 10 की पावर 17। ये आगे क्या लिखा है? 2.3। आप इसको मतलब इग्नोर भी कर सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो, लगभग लगभग 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ये ए के इंडिपेंडेंट है। ये किसके इंडिपेंडेंट है? ए के। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ और बनाऊं, एक ग्राफ और बनाऊं प्यारे बच्चों, किस किसके बीच में, देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। यहां पे अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाऊं, है ना, ये हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी, ये हो गया आपके पास न्यूक्लियर डेंसिटी रो वर्सेस मास नंबर। तो इंडिपेंडेंट है मास नंबर के, इंडिपेंडेंट है बेटा मास नंबर के। सही बात है। एक मिनट, इस प्रकार से ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। मास नंबर घटने बढ़ने से
न्यूक्लियर डेंसिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये रेखा सीधी है? अभी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देख लीजिए, सब आप ऑलरेडी केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ चुके हैं, बाकी क्लास में तो आपने पढ़ ही लिया। चलेंगे आगे, देख लिया। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो अगर हम न्यूक्लियर फोर्स ना एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस नेचर का, एग्जिस्टिंग इन नेचर। ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। जैसे कि वो नहीं होते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स होते थे। ये नॉन सेंट्रल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब कंजर्वेटिव होते थे, ये नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव। न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कितना, मतलब कितना टाइम ज्यादा है? 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ओके साहब। ये न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि ये छोटी रेंज में ही, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि यार मतलब अपने एरिया का दादा है बस, ये ऐसा अपने एरिया से बाहर निकल के इसकी टाई फिश हो जाएगी, अपने एरिया से बाहर निकल के अपने एरिया में, यानी शॉर्ट रेंज में दादा है भाई। शॉर्ट रेंज में तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। समझ में आ पा रही बात? ठीक है, अच्छा। अगर जो डिस्टेंस है वो 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा है तो अट्रैक्टिव होगा। अगर डिस्टेंस जो है 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो ये रिपल्सिव होगा। अच्छा, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। ये वैसा नहीं है कि यार जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। और देखो, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन, अब देखो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है यानी न्यूट्रल है, स्टिल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स आएगा। समझ में आ रही है? तो जो वो नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, चलो न्यूट्रॉन्स तो अपन ने बोल दिया कि न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो कौन आके संभालता है, बाइंड करता है पूरे न्यूक्लियस को? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सबके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बिना किसी भेदभाव के सेम टू सेम है। यहां पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई, आप इस थ्योरी को देख सकते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, न्यूक्लियाई की बात करें तो यहां पे मास डिफेक्ट आ जाता है। यहां पे मास डिफेक्ट आ जाता है। देखो यार, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस, बनाते हैं न्यूक्लियस। देखना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा पाया गया यार, न्यूक्लियस किससे बनी है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ऐसा पाया गया कि लेट सपोज जब Z प्रोटॉन्स मिल जाएंगे और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे तो न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ऐसा पाया गया कि इंडिविजुअली जब हमने वेट किया किसका, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, तो MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो कंबाइंड मास है किसका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी यूं कह लो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब फ्यूज करते हैं, जब कंबाइन होते न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो न्यूक्लियस का मास कम पाया जाता है। मतलब मास में कुछ ना कुछ तो घोटाला है, कुछ तो हेरफेर है। मास ऑफ न्यूक्लियस कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बचा हुआ मास कहां चला गया? ये बचा हुआ मास कहां चला गया? ये बचे हुए मास, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड मास में और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस आ रहा है, उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, यानी डेल्टा एम आप बोल सकते हो उसको। कैपिटल डेल्टा एम लिख लो, स्मॉल डेल्टा एम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड एमपी प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब क्या, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के मास के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है। और ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होता है, आपने वो एनर्जी मास इक्विवेलेंस पढ़ा होगा, E बराबर mc स्क्वायर, पढ़ा है ना? यस सर। तो यहां पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम, स्मॉल m लिखो, कैपिटल M लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर, है ना? ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि अगर आपको मास डिफेक्ट पता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एटॉमिक मास यूनिट में आपको मास डिफेक्ट पता है AMU में, उसको आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर दो, बाइंडिंग एनर्जी विल बी कमिंग आउट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, AMU में पुट करना, लेकिन मास डिफेक्ट। ठीक है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस क्यू। अब ये क्यू क्या है? क्यू वैल्यू अभी अपन देखेंगे। ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, है ना? तो यहां पे मान लो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से ज्यादा है। अच्छा, जो मास जो है ये कहां गया? ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कि न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है, न्यूक्लियस को फर्म बनाए रखती है। तो ये मास जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या हो गया? वही
मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। बाइंडिंग एनर्जी सबको पता है क्या, मास डिफेक्ट इन AMU इंटू 931, तो आपके पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्यू वैल्यू, अभी क्यू वैल्यू पे भी सवाल पूछ सकता है ना, क्यू वैल्यू क्या हो गया, तो क्यू वैल्यू आपको ध्यान रखना है, जो क्यू है ये क्यू वैल्यू है, जो एनर्जी वो कितनी, बाइंडिंग एनर्जी P यानी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब समझ गए, रिएक्टेंट मतलब समझ गए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी यूं कह लो कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर, जो एनर्जी है, तो मास डिफेक्ट कितना हुआ, इनका मास ज्यादा है इसके मुकाबले, तो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D, हो गया मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड विद C स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे ना देख लो एक बार, ढंग से विजिबल है। हाँ सर, P मतलब प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट, मैं लिख भी देता हूं, P मतलब प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट, फिर मैं साइड में हटता हूं। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देख लीजिए इसको, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D। ठीक है, चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, नहीं बिल्कुल नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी को मैं न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूंगा, यानी मतलब समझ गए, मास नंबर यानी सम मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या न्यूक्लियन से, तो मुझे मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EBN, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। As EBN increases, the nucleus becomes more stable. तो binding energy is not the criteria for stability बेटा, binding energy per nucleon is the criteria for stability। जितना ज्यादा binding energy per nucleon होगा उतनी ज्यादा stability होगी। तो binding energy per nucleon मान लो आपको given है, यहां पे ना एक आपको इस तरीके से रिएक्शन दे दी, लेट्स सपोज A प्लस B गिव्स C प्लस D प्लस Q वैल्यू, है ना, वो एनर्जी हो गई। अब आपको मान लो दे दिया कि इसका मास नंबर है A1, इसका मास नंबर है A2, इसका मास नंबर है A3, इसका मास नंबर है A4, मास नंबर है ना, कौन है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे मास नंबर, ये मास नंबर है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी EA, EB, EC, ED ऐसा करके। अच्छा, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैं न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। अरे सही बात है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैं न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यूक्लियन से न्यूक्लियन शहीद हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। तो अब क्यू वैल्यू सुन लो, क्यू वैल्यू क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इनटू C स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर तो मास डिफेक्ट में आएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया सर, बाइंडिंग एनर्जी आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड विद न्यूक्लियन, तो प्रोडक्ट का कितना हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू न्यूक्लियन प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू न्यूक्लियन, ECA3 प्लस EDA4, ECA3 प्लस EDA4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू न्यूक्लियन, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कितना हो गया, EAA1 प्लस EBA2, तो ये हो गया प्रोडक्ट का माइनस ये हो गया रिएक्टेंट का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी C प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D, है ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B। ठीक है साहब, ये देख लो। क्लियर है, ठीक है साहब, ये हो गया डन, हो गया ना, सही है ना, इसका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट C प्लस D माइनस A प्लस B, बढ़िया। चलिए देख लीजिए इसको, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में अपन बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है, चलो। अब बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, लेकिन यहां पे y एक्सिस पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और x एक्सिस पर है मास नंबर, x एक्सिस पर है मास नंबर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, तो यहाँ पे आप देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे ना बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है धीरे धीरे, कहां तक बढ़ती है, Fe यानी आयरन फेरस तक बढ़ती है, मास नंबर हो गया 56, फिर धीरे धीरे ना घटने लगती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द कर्व हैज मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A इक्वल्स टू 56। समझ में आ पा रही बात, ठीक है सर, है ना, मतलब ये आयरन के लिए मैक्सिमम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, दूसरी बात, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, ये हो गई लाइट न्यूक्लियाई, ये हो गई हैवी न्यूक्लियाई, दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, एंड हैवी न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई मतलब मास नंबर लेस देन 30, हैवी न्यूक्लियाई यानी मास नंबर ग्रेटर देन 170। अब आप एक चीज देखो, ये जो लाइट न्यूक्लिया है इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोई खास नहीं, स्टेबिलिटी अचीव करनी, तो ये फ्यूज करते हैं
टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियर, और ये एनर्जी रिलीज करते बाय फ्यूजन। फ्यूजन मतलब समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हाँ सर। और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, वो फिजन करते हैं। जो हैवी न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल है, तो वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूटते हैं, यानी कि क्या करते हैं, फिजन करते हैं। यानी क्या करते हैं, फिजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना। तो लाइट न्यूक्लियर फ्यूज करके स्टेबल न्यूक्लियर बनाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। हैवियर न्यूक्लियर टूट के फिजन करके स्टेबल न्यूक्लियर बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो लाइट न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन, हैवी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज बाय फिजन। इसको आप देख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व को। चलें साहब आगे चलते हैं, ठीक है। अब है अल्फा डिके। अल्फा डिके ये आपने हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ा हो। अल्फा अपने को पता है, अल्फा पार्टिकल याद है क्या, हीलियम, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, या डबली चार्ज हीलियम एटम, 4 2। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के माइंड मैप में जाके देखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटॉन, और ये आपका क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसकी पूरी टेबल बनवाई थी, मास, चार्ज, पूरी टेबल बनवा रखी, एक बार जाके देख लेना, पहले ही बता चुका हूं ये, ठीक है। अल्फा डिके एक्स ए जेड, अगर अल्फा पार्टिकल निकला है, मान लो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, तो ए, ये इसका मास कितना होता है, देखो ये होता है 4 और 2। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास नंबर, है ना, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 2। तो ये यहां पे ना दोनों तरफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर बैलेंस होना चाहिए। तो ये ए, ये 4, तो हो गया A-4, ये Z, ये 2, तो हो गया Z-2। बैलेंसिंग करनी आती होगी आपको। क्यू वैल्यू फिर से वही क्या हो गया सर, मास x माइनस मास y माइनस मास अल्फा, वही मास डिफेक्ट इनटू c² हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये x है, ये पेरेंट न्यूक्लियर है, ये अभी रेस्ट पे, अचानक से डिसइंटीग्रेट होता है, अचानक से स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अल्फा डिके करता है, अचानक से स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अभी रेस्ट पर है। जैसे बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन आपने पढ़ा है, मोमेंटम कंजर्वेशन में बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब रखा हुआ है, बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, मान लो 2 टुकड़े हुए उसके या 2 से ज्यादा हुए, रेस्ट पर है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल रीजंस की वजह से वो एक्सप्लोड होता है बम। सही बात है, यस सर। वैसे मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया सर, इसका मास A-4 इंटू वाई की वेलोसिटी प्लस इसका मास 4 इंटू अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहां से मैं इसको लेफ्ट साइड ले जाके अल्फा पार्टिकल या वाई या अल्फा पार्टिकल किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकता हूं। इन दोनों में से जाहिर सी बात है एक गिवन होगी, एक पूछी होगी, हालांकि इस तरीके के सवाल नहीं आते। तो वी वाई कितना हो गया, -4 वी अल्फा बाय A-4। वी अल्फा हो गया वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, मान लो ये इसके 2 टुकड़े हुए, ये एक्स है, इसके 2 टुकड़े हुए, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनली भी 0 होगा। और वो कैसे होगा, जब वाई का मोमेंटम लेफ्ट होगा तो अल्फा का मोमेंटम राइट होगा, यानी माइनस ये साइन दर्शा रहा है कि अगर अल्फा राइट जा रहा है तो वाई लेफ्ट जा रहा है ना, सही बात है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो क्यू वैल्यू है वो क्या है, काइनेटिक जो क्यू वैल्यू वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी देखो, मान लो ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो थोड़ी सी वाई के पास एनर्जी आई, थोड़ी सी अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी आई, तो क्यू वैल्यू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। अब मोमेंटम तो दोनों का बराबर होगा, क्यों, पहले 0 है। अगर ये डिसइंटीग्रेट हुई, ये सब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड गन एंड बुलेट वाला जो सीन था कि बुलेट मान लो राइट जा रही है तो गन लेफ्ट जाएगी, बुलेट का जितना मोमेंटम राइट में, गन का मोमेंटम उतना लेफ्ट में, तो दोनों के मोमेंटम की वैल्यूज तो सेम है, दोनों के मोमेंटम की वैल्यूज तो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। ये ज्यादा भारी है, ये ज्यादा भारी है, हल्का, ये भारी है, इसका मास ज्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक और इसका मास कम है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ये पेरेंट है, डॉटर है, सीधी बात, नो बकवास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कितना हो गया, यानी डॉटर न्यूक्लियस, 4 इंटू क्यू वैल्यू बाय ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो गया, A-4 बाय ए इंटू क्यू वैल्यू। ये सारी चीजें, पूरा कच्चा चिट्ठा हमने अल्फा डिके का यहां पे लिख दिया है, देख लीजिए इसको। चलते फिर आगे, डन है बेटा, ठीक है। अब बीटा डिके 2 प्रकार का, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, ठीक है। तो बीटा माइनस, तो देखो अगर ये बीटा माइनस मतलब ये होता है बीटा 0 -1, और बीटा प्लस का मतलब हो गया बीटा 0 + 1। तो अब ध्यान से देखना कि मास नंबर एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस आएगा, XAZ। मान लो बीटा माइनस डिके हुए तो बीटा 0 -1 तो जाएगा Z+1, और ये ऊपर 0 तो हो गया A। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स द सेम। और अगर हम यहां पे बात करें बीटा प्लस डिके की, तो बीटा 0 1 तो जाएगा Z-1, A का एज इट इज रहेगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय -1, सॉरी, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, ये 1 से डिक्रीज हो गया, एंड मास नंबर कैसा हुआ बेटा, सेम टू
सेम रहा, सही बात है, ठीक है। गामा डीके की बात करें तो ये तो गामा 0 0, ये तो बस एक तरीके का फोटोन एमिशन है। गामा नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, 0 0, क्या हो गया 0 0। ये तो बस एक तरीके का फोटोन, फोटोन तो नहीं मतलब एक तरीके का फोटोन एमिशन जैसा हो गया कि कोई बॉडी के पास ज्यादा एनर्जी है, कोई न्यूक्लियस के पास ज्यादा एनर्जी, उसने गामा डीके कर दिया तो एक तरीके से वो कंपैरेटिवली ना स्टेबल हो गया, जिस वजह से कोई भी चेंज नहीं आया एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, ये देख लो। चले आगे, ठीक है साहब। अब बात करते हैं बेटा, अच्छा जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है वो अब सिलेबस से डिलीटेड है ना, वो अब सिलेबस से डिलीटेड है। न्यूक्लियर फिजन, नेचुरल यूरेनियम ये होता है लेकिन ये फिजनेबल नहीं होता, तो इसको हम फिजनेबल बनाते हैं। देखो ये नेचुरली एग्जिस्ट करने वाला यूरेनियम है लेकिन ये फिजनेबल है। अब ये फिजनेबल है जिसका फिजन होता है, इसका फिजन नहीं होता, इसको फिजनेबल बनाना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन टकरा के, इसमें न्यूट्रॉन टकरा के, तो ये फिजनेबल हो गया। यूरेनियम 235 फिजनेबल नहीं, यूरेनियम 236 फिजनेबल है। अब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है, ये तो तुरंत फिजन कर जाता है, तो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसको न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करके इसको फिजनेबल रूप में बनाया जाता है। अनस्टेबल है तो इसका फिजन हो जाता है। ये एक मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें बी और के आर बन रहा है, यहां पे 3 न्यूट्रॉन अपने पास आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा 3 न्यूट्रॉन आए, है ना। ऑन एन एवरेज हर न्यूक्लियर फिजन में, फिजन ही तो रहा है, टूटने का, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूज मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना, तो ऑन एन एवरेज हर फिजन में 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब आप बोलोगे 2.5 न्यूट्रॉन यानी 2.5 न्यूट्रॉन कैसे संभव है, नहीं संभव। एवरेज भी तो कोई चीज होती है ना, एवरेज भी तो कोई चीज होती है कि मान लो जितने भी रिएक्शंस हुए उन सब में निकलने वाले न्यूट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिएक्शंस कर दी, तो हमारे पास वो आंकड़ा कितना आता है, 2.5 न्यूट्रॉन्स पर फिजन आता है, 2.5 न्यूट्रॉन पर फिजन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एवरेज, एवरेज है भैया जी, है ना, 2.5 न्यूट्रॉन, 2.5 न्यूट्रॉन, 2.5 न्यूट्रॉन, एक सेकेंड, पर फिजन, एवरेज है ना, पर फिजन रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे हालांकि इस पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे सवाल नहीं आता, लेकिन के की वैल्यू अगर 1 होगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो क्रिटिकल है, अगर के लेस देन 1 है तो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड रिएक्शन है, के ग्रेटर देन 1 है तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, है ना, बस की ही नहीं रहेगी। मॉडरेटर, हैवी वाटर, D2O, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम ऑक्साइड, मेनली तो हैवी वाटर यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक फैसिलिटी होती है, भारी पानी संयंत्र यानी हैवी वाटर फैसिलिटी, वहां पे हैवी वाटर भी बनता है, वो खुद का हैवी वाटर बनाता है। मॉडरेटर यानी जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो करने के लिए मॉडरेटर। अच्छा, मॉडरेटर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता, मॉडरेटर न्यूट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स भी काम के नहीं, ये थोड़े से स्लो न्यूट्रॉन होने चाहिए। कंट्रोल रॉड्स, अब मान लो बहुत ज्यादा होता क्या है, चेन रिएक्शन चल पड़ती है, न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट किया, 236 बना, फिजन हुआ, 3 न्यूट्रॉन अपने पास बने, ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन बना, फिर यही न्यूट्रॉन जाके इससे वापस से क्या करेगा, बॉम्बार्ड होगा, फिर से ये रिएक्शन प्रक्रिया चलती जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे तो रिएक्शन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा और ब्लास्ट भी हो सकता है। इतनी एनर्जी कि जो संभलेगी नहीं। अरे एनर्जी काम की तभी है ना जब संभल जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी बना लो, संभल नहीं रही है, किसी काम की नहीं, ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा। तो कंट्रोल रॉड्स जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, वो सिस्टम में यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इंसर्ट कर दी जाती है। कोई इंसान नहीं जाता है, सारा काम मशीन के द्वारा होता है। इंसान बैठता है कहां, अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर इंसान बैठता है। कंट्रोल रॉड्स, बोरॉन हो गया, कैडमियम हो गया, स्पेशली कैडमियम, ये कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन की संख्या हो रही ना तो कंट्रोल रॉड्स अंदर इंसर्ट करवा दी जाएंगी, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, स्लो डाउन करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कूलेंट के रूप में CO2, वाटर, नाइट्रोजन एटसेट्रा इत्यादि ये सब यूज किया जाता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसपे अब काम चल रहा है, हालांकि मास लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं पहुंचा है, मास लेवल पे पहुंचा हुआ है। हर न्यूक्लियर रिएक्टर में यही सब होता है जिससे बिजली बनती है, सही बात है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला गर्म करके स्टीम बनाई जाती है और वो हाईली प्रेशराइज स्टीम को
टरबाइन पे फेंक के मारा जाता है, टरबाइन घूमती। न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखो अल्टीमेटली हीट चाहिए, अल्टीमेटली टरबाइन घुमानी है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की गर्मी से हो रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे वो काम हो रहा है। सही बात है, ठीक है। लेकिन ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सुनने में ऐसा लगता है बोले एनवायरमेंटल फ्रेंडली थोड़ी, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। एरिया भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कम चाहिए कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। फॉसिल फ्यूल को यूज हो नहीं रहा है, समझ में आ पा रही, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। इस पे फ्यूजन पे अभी काम चल रहा है, साइंटिस्ट लोग इस पे काम कर रहे हैं। मास लेवल पे इससे एनर्जी अभी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, हो सकता है आज से कुछ साल बाद, 10 15 20 साल बाद मास लेवल पे फ्यूजन से, क्योंकि फ्यूजन के लिए ना साहब, मैं आपको इस पे आऊंगा, लेकिन फ्यूजन इज अचीव्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, 10 की पावर 7 केल्विन, इतना टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए, है ना, अचीव्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि न्यूक्लियस को फ्यूज करवा रहे, वो आपस में न्यूक्लियस रिपेल करेगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों ही चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दोनों ही चाहिए। किसके लिए, किसके लिए बेटा, अगर आप चाहते हो इसको एग्जीक्यूट करवाना, किसको, न्यूक्लियर फ्यूजन को। 4 हाइड्रोजन, ये सन पे हो रहा है, स्टार्स जो होते हैं ना, जैसे सन एक स्टार है, स्टार्स पे होता है, स्टार के पास खुद की एनर्जी होती है, जैसे सन हो गया। 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म एन हीलियम एटम विद द रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। सही बात है, ठीक है, देख लीजिए इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, कितना, 10 की पावर 7 केल्विन। ठीक है साहब, ये हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये इसमें इतना ही था, रेडियो एक्टिविटी है नहीं इसमें, वो डिलीटेड है। तो ये वाला अपना माइंड मैप भी क्या होता है बेटा, फिनिश होता है। मैं मिलूंगा आपसे, ये सेकंड लास्ट माइंड मैप था, मैं मिलूंगा आपसे लास्ट माइंड मैप में फिजिक्स के वेडनेसडे को सेमीकंडक्टर के साथ, और फिर ये सीरीज हो जाएगी समाप्त। मिलते हैं, थैंक यू प्यारे बच्चों।